हेलो स्टूडेंट्स, हम भारत के भूगोल में न्यू टॉपिक मिट्टी की आज चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है मिट्टियाँ। मिट्टियाँ सॉयल्स। भारत के अंदर मिट्टियाँ अनेक प्रकार की। मिट्टी होती क्या है, मिट्टी बनती कैसे है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, इन सब की आज चर्चा करने वाले हैं। मिट्टी जो धरातल है उसके ऊपरी परत को कहा जाता है। मिट्टी किसको कहते हैं? जो धरातल है उसके ऊपर ऊपरी जो परत होती है उस परत को हम क्या कहते हैं? मिट्टी, जिसका निर्माण चट्टानों, खनिजों के अपक्षय से हुआ है। जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी चट्टानें हैं, उनका अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, जिसके कारण इसका निर्माण हो गया। एक समय के अनुसार भी इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो विभिन्न जलवायु जो प्रकार रखते हैं प्रदेश, वहाँ पे जीवांश की मात्रा और समय सबका मिश्रण ही मिट्टी है। इस मिट्टी को बनाने में निम्न प्रकार के कारकों का हाथ होता है, जिसके अंदर हम 3 प्रकार के कारक लेते हैं। एक तो इसमें सक्रिय कारक होते हैं, एक इसमें निष्क्रिय कारक होते हैं, और एक होते हैं उदासीन प्रकार के कारक होते हैं। 3 प्रकार के इसमें क्या होंगे? कारक होंगे। ठीक है। सक्रिय कारक की बात करें तो जिसके अंदर जलवायु आ जाएगी। जलवायु और जीवमंडल, ये 2 प्रमुख कारक हैं सक्रिय। मिट्टी के निर्माण करने में इन 2 कारकों का हाथ है। सक्रिय कारकों में जलवायु और जीवमंडल। दूसरा निष्क्रिय कारक में हम देखें तो यहाँ पे हम बात करें, एक तो हो गया ऊंचावच, और एक हो गया इसके अंदर जो जनकीय पदार्थ होता है, चट्टानी पदार्थ, जनकीय पदार्थ। ये क्या होते हैं जनकीय पदार्थ? इसकी चर्चा कर लेंगे। और उदासीन प्रकार की बात करें तो उदासीन प्रकार का जो कारक है वो समय है। ठीक है। इन सब के मिश्रण से ही मृदा का निर्माण होता है या मिट्टी का निर्माण होता है। ये कारक प्रमुख होते हैं इसको बनाने में। ठीक है। तो इसके निर्माण में सबसे प्रमुख कारक हम सक्रिय रूप में माने तो जलवायु मिट्टी को बनाने में बहुत ही महत्व रखती है। मिट्टी है, उसके अंदर जीवमंडल है। जीवमंडल जो धरातल के ऊपर रहते हैं, धरातल के अंदर भी रहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पे निष्क्रिय में जैसे ऊंचावच है, ऊंचावचों के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है। जनकीय पदार्थ भी मिट्टी को बनाने में अपना हाथ रखती है। समय के अनुसार मिट्टी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों कारक हैं। यहाँ पे निर्माण करने में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनकीय पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? जनकीय पदार्थ। पहला कारक ले रहे हैं हम जनकीय पदार्थ। जनकीय पदार्थ के बारे में हम देखें तो ये जो जनकीय पदार्थ होता है वो किसी भी मृदा के लिए जो निर्मित शैल चूर्ण है चट्टानी भाग से, जो मतलब एक कोई चट्टानी भाग है, उस चट्टानी भाग का जो अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, किसी भी कारण से उस चट्टान का मलबा में वो परिवर्तित हो गई, वो मलबा ही यहाँ पे जनकीय पदार्थ कहलाता है। मिट्टी का क्या कहलाता है? जनकीय पदार्थ। वो धीरे धीरे यहाँ पे रगड़ खाते हुए या टूटते हुए बारीक होता चला जाता है, लास्ट में वो मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है। तो उसको, ये मिट्टी आई कहाँ से? उस चट्टान से। चट्टान का छोटा छोटा रूप होकर के वो मिट्टी में बदल गई, यानी इसका जनक कहाँ से हुआ? जन्म हुआ उसका चट्टानी भाग से, यानी यहाँ से टुकड़े हुए उस चट्टान के, धीरे धीरे वो पीस करके शैल चूर्ण यानी मलबे में बदलता चला गया।
सेल का मतलब चट्टान और चूर्ण का मतलब उसका महीन रूप। ठीक है, चट्टान का महीन रूप होता चला गया, वो मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो यानी उसका जनक कौन है? चट्टान है। इस मिट्टी का जनक कौन है? चट्टानी भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों के माध्यम से उस सैल चूर्ण को सैल चूर्ण है वो कठोर सैल चूर्ण होती है, वो यहाँ पे रगड़ खाते हुए मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे धरातलीय सतह पर इस जनिकीय पदार्थ को चट्टानी भाग को कहा जाता है, मिट्टी के। इसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं। भारत में जो मूल गुण होते हैं, मूल चट्टान के गुण होते हैं, वो इस सैल चूर्ण से होते हैं, उस चट्टान से होते हैं उसके मूल गुण। तो ठीक है, जैसे लाल मृदा है, लाल मृदा है वो लावा चट्टानों से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि लाहों में लौह तत्व के पदार्थ होते हैं, लौह तत्व या उनके तत्वों की भरमार होती है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। उदाहरण के रूप में इसमें कौन सी मिट्टी ले सकते हैं हम? लावा युक्त लौह मिट्टी। लावा युक्त जो मिट्टी होती है उसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है, लौह तत्व की प्रधानता, और इसके कारण, इस लौह तत्व के कारण उस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कारण आप देखते होंगे लोहा है, लोहा मिट्टी में अगर आपने उसको रख दिया है, उसके पानी लग गया और हवा उसको मिल रही है, मिट्टी में पड़ा है, तो वो लोहा जंग खा जाएगा। क्या खा जाएगा? जंग खाएगा। तो आप उस लोहे पे देखोगे कि बिल्कुल बारीक रंग की लाल तत्व उसके ऊपर मिट्टी के जैसे उसके ऊपर एक आपने पाउडर लगाया है लाल रंग का, ऐसा लग जाएगा। आप उसको रगड़ करके अंगुली से देखोगे तो बिल्कुल आपको बारीक पाउडर जैसा लगेगा वो। ठीक है, तो ऐसे लोह तत्व होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। उस मिट्टी वो गल जाएगा तो बिल्कुल लाल रंग की मिट्टी बन जाएगी वहाँ पे। तो इस प्रकार की मिट्टी कहाँ से बनती है? लावायुक्त लौह तत्व की प्रधानता जिस मिट्टी में होती है, जिस चट्टान में होती है। लौह तत्व जैसे लावा से युक्त कोई चट्टान है, ज्वालामुखी से लावा निकला और उससे जो चट्टान बनी, उसके बाद में उसका अपर्दन अपक्षय हुआ, उससे जो चटनी उसका मलबे में वो परिवर्तित हुई, तो वहाँ पे उस लौह तत्व के कारण उस मिट्टी का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। तो इस प्रकार के जनकीय पदार्थ महत्वपूर्ण अपना भाग रखते हैं। काली मिट्टी में भी ऐसा ही होता है, लाल मिट्टी भी ऐसा होता है, लेटराइट मिट्टी होती है उसमें भी तत्वों की प्रधानता होती है, जिसमें लौह तत्व होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हम तत्व देख सकते हैं। जो मूल चट्टान क्या होते हैं? जनकीय पदार्थ की होती है। ठीक है, जनकीय पदार्थ मूल चट्टान ही होती है। मिट्टी कहाँ से बनी? कठोर चट्टानों का महीन रूप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। तो इसमें दूसरा अगर हम बात करें तो ऊंचा उच्च की मुख्य कारकों में पहला कारक तो हमने क्या पढ़ा? जनकीय पदार्थ। जनकीय पदार्थ आपने देखा होगा कि क्या पढ़ा? जनकीय पदार्थ यही होता है कि जो मूल चट्टान होती है, मूल चट्टान का अपक्षय अपर्दन, ये दोनों बोलो तो ठीक, अगर नहीं बोलो तो अनाच्छादनात्मक प्रक्रम। यहाँ पे अनाच्छादनात्मक प्रक्रम पढ़ लेंगे हम, डेनुडेशनल प्रोसेस। इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, यानी अपक्षय प्लस अपर्दन। तो आपको बुक में भी ये अनाच्छादनात्मक ही नाम देखने को मिलेगा, ना कि अपक्षय अपर्दन। आपको क्या देखने को मिलेगा? अनाच्छादनात्मक प्रक्रम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अपक्षय भी आ जाता है और अपर्दन भी आ जाता है। अपर्दन कई कारकों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा भी होता है, नदी के द्वारा भी होता है, हिमानी के द्वारा भी होता है। ठीक है, कई कारकों के द्वारा होता है, जिसको बाह्य कारक बोलते हैं। ठीक है, अपक्षय होता है वो आंतरिक कारक में आता है, जिसके अंदर भूकंप के कारण भी हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, तापमान भी हो सकता है, जलवायु, वर्षा, रासायनिक, कई प्रकारों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपक्षय और अपर्दन इनको बोलते हैं अनाच्छादनात्मक प्रक्रम। तो यानी किसी मूल चट्टान का अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों के माध्यम से वो चट्टान, मूल चट्टान सैल चूर्ण में बदल जाए या मलबे में बदल जाए, तो वहाँ पर उस प्रकार के तत्वों के यहाँ पे क्या बोलते हैं? जनकीय पदार्थ बोलते हैं, और वो मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है, दूसरा कारक कौन सा पढ़ेंगे हम? ऊंचावचीय ढाल।
मिट्टी के अंदर दूसरा तत्व है यहाँ पे या कारक है ऊंचा वचीय ढाल, रिलीफ स्लोप। ढाल को क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है। ऊंचा वचीय ढाल जो होती है वो भी मिट्टी को बनाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है या प्रधानता होती है ऊंचा वचीय ढाल की। इसके अंदर हम देखें तो किसी दो धरातलीय भागों पर, आप दो धरातलीय भाग देख लो, एक जगह ढाल कैसा है, दूसरी जगह ढाल अलग है। ठीक है। तो दो धरातलीय भाग है, वहाँ पर का इस कणों की किसकी इस भागों पर जो चट्टान के कण हैं उनकी प्रकृति भी और वहाँ की जलवायु की दशा है वो समान है। किसी भाग की देखें तो अगर कोई स्थान है, ठीक है, एक स्थान ये और एक स्थान ये, इन दोनों में यहाँ पर इस भाग में और इस भाग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कणों की जो चट्टानी कण है, चट्टानों के कण, चट्टानों के कण और प्लस जलवायविक दशा, जलवायु की दशा यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे भी चट्टानों के कण। ठीक है। प्लस में जलवायु, ये दोनों समान है, इक्वल है। यहाँ भी वैसे ही कण है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी जलवायु की दशा ऐसी है जहाँ ऐसी इस स्थान पर है, दोनों स्थानों पे समान है। फिर भी अगर ये ढाल इस भाग में, अगर यहाँ पे प्रायद्वीप का तीव्र ढाल है, इस भाग में प्रायद्वीप का तीव्र ढाल या पर्वतीय क्षेत्र, या पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी भाग है या पठारी भाग है। अब देखो यहाँ पर ढाल में परिवर्तन है, ऊंचाई में परिवर्तन है, रिलीफ में परिवर्तन है। ठीक। यहाँ पर जैसे मान लो समतल भूमि है, मैदानी क्षेत्र है, ये भाग प्रायद्वीपीय पठार का तीव्र ढाल है या पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। कारण क्या है उसका? तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल का मतलब जो बाह्य कारक होते हैं वो बाह्य कारक इन जो तत्व होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, इस मिट्टी की ऊपरी परत होती है जिसको ऊपरी शस्त्र बोलते हैं हम, उसके अंदर यहाँ पे उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पे मान लो ये कंडीशन है, तो यहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं इसके ऊपर जो ऊपरी शस्त्र थी, ये पर जो ऊपरी परत है, यहाँ मिट्टी की जो बनी हुई बारीक कणों की जो परत है, वो परत बाह्य कारकों के द्वारा घुलनशील माध्यम से ये परत घुल करके और आगे की ओर निकल जाती है। समझ गए बात? यहाँ पर इस ऊंचाई ढाल में यहाँ इस भाग में कोई मिट्टी है, मिट्टी को यहाँ पे पानी के साथ घुल करके ये पानी बहा करके उस ऊपरी शस्त्र को आगे की ओर ले जाती है, तो यहाँ पे इसकी ऊपरी शस्त्र क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो कण कैसे हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। जबकि चट्टानों के कण भी ऐसे ही हैं, यहाँ पे जैसे धरातलीय कण हैं चट्टानों के, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर जैसी जलवायु है, जैसा तापमान है, वर्षा, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। लेकिन इस ढाल के कारण, इस ऊंचाई की ढाल के कारण यहाँ की मिट्टी का निर्माण अलग प्रकार से होगा और यहाँ की मिट्टी का निर्माण अलग प्रकार से होगा। तो यहाँ ऊपरी शस्त्र का निर्माण नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो ऊपरी शस्त्र है मिट्टी की, वो उस धरातल पे या पठारी भाग पर वैसी की वैसी पड़ी रहती है। फिर उसका जैसे वायु वर्षा होगी या जलवायु तापमान ज़्यादा होगा तो उसका अनाच्छादनात्मक प्रक्रम होता रहता है, तो उसका और बारीक रूप हो जाएगा। तो यहाँ बारीक प्रकार की जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर इस प्रकार की, यहाँ पर्वतीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है जो मोटे कणों की मिट्टी होती है। तो दोनों की सेम कंडीशन होने के बाद भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। केवल किसके कारण? ऊंचाई ढाल के कारण।
ऊंचा ऊंची ढाल नहीं होता तो दोनों जगह सेम प्रकार की मिट्टी होती, लेकिन यहाँ पर ऊंचा ऊंची भाग होने के कारण यहाँ की ऊपरी स्तर को यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्रों में यहाँ इस भूमि में जलवायु सेम है, लेकिन यहाँ पे शुष्क या मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें लवणीय और क्षारीय पदार्थों की प्रधानता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी के साथ ज़्यादा घुल करके आगे नहीं जा पाएगी, लवणीय जो क्षारीय पदार्थ हैं वो वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लवणीय और क्षारीय पदार्थ इस ढाल पर होंगे, ऊंचाइयों पे होंगे, तो वो उस पानी के साथ में यहाँ वर्षा होगी, तो यहाँ पर्वतीय वर्षा के कारण वो क्षारीय और लवणीय पदार्थ घुल करके आगे की ओर निकल जाएंगे। तो इसके जो कण हैं, इसके गुण हैं मिट्टी के, उन गुणों में भी यहाँ परिवर्तित देखने को मिलेगा। यहाँ लवणीय क्षारीय प्रकार की मिट्टी मिल सकती है, यहाँ पे हमें लवणीय और क्षारीय प्रकार की मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे भिन्नता पाई जाती है। केवल किसके कारण पाई जाती है? ऊंचा ऊंची ढाल के कारण पाई जाती है। तो ऊंचा ऊंची ढाल भी यहाँ मिट्टी को बनाने में अपना भाग रखता है, ठीक है। इसके बाद ऊंचा ऊंची ढाल के बाद अगले प्रकार का जो कारक देखें, वो कारक है यहाँ पे जलवायु। कौन सा कारक है? जलवायु। तीसरा कारक कौन सा है? जलवायु का। जलवायु जो है वो जलवायु मिट्टी को बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग रखता है, क्योंकि जो धरातलीय सतह हैं उनके ऊपर अगर चट्टानों की कण भी समान है, दो स्थानों पर अगर कण भी समान है और वहाँ पर अगर ढाल है वो भी समान है, लेकिन वहाँ की जलवायु में क्या है? भिन्नता है। वहाँ की जलवायु में भिन्नता है। दो स्थान देख लो, कोई भी दो स्थान देख सकते हो आप। शुष्क मरुस्थल का स्थान भी देख सकते हो जहाँ पे वर्षा की कमी होती है, ठीक है। और दूसरा जिसमें क्षारीय और लवणीय प्रकार की जो मिट्टी होती है। दूसरा आप किसी पर्वतीय क्षेत्रों की भी बात कर सकते हो या आर्द्र स्थान की बात कर सकते हो, वहाँ की मिट्टी का अलग प्रकार का निर्माण होगा, ठीक है। तो हम उसमें लवणीय और क्षारीय में देख सकते हैं। जहाँ पर जलवायु जैसी होगी, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। हम भारत में भी देख सकते हैं, भारत में जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, वहाँ की मिट्टी के अंदर यहाँ पर लवणीय पदार्थ कम होते हैं। जहाँ पे हम मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी को देखते हैं वहाँ पर लवणीय पदार्थ क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होगी तो वो लवणीय पदार्थ घुल करके कहीं जाएंगे नहीं, वो वहीं पर रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु भी इसको प्रभावित करती है। अलग प्रकार की जलवायु होगी वहाँ पे अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे जलवायु जिसमें तापमान जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण है, ठीक है। अगला कारक हम लें तो वनस्पति को ले सकते हैं, ठीक है। वनस्पति के अंदर, इसके अंदर जहाँ पर वनस्पति सड़ती गलती रहती है वहाँ पे ह्यूमस बढ़ता रहता है। ह्यूमस का मतलब खाद के रूप में। मिट्टी में ह्यूमस जितनी मात्रा में बढ़ेगी, ह्यूमस की मात्रा, वो उतनी ही ज़्यादा उपजाऊपन लिए हुए होगी। और ये कब होता है? जहाँ पे बैक्टीरियल प्रोसेस होता है मिट्टी में। और मिट्टी में जब बैक्टीरियल प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ह्यूमस बढ़ती है। वहाँ पे जो जीवांश पदार्थ हैं वो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके कारण उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो वनस्पति भी मिट्टी को बनाने में अपना हाथ रखती है, या इसको जीवीय पदार्थ भी बोल सकते हो। वनस्पति ना बोल करके यहाँ पे क्या बोल सकते हो? जीवीय पदार्थ बोल सकते हो। यानी कि जो वनस्पति हैं और वहाँ पे जो जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं वो मिल करके और बैक्टीरियल प्रोसेस से वो वनस्पति सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाती है, जिसके कारण वहाँ पे उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कारक जो है ये मिट्टी को बनाने में अपना हाथ रखती है, ठीक है। अगली बात करें हम मिट्टी के तत्वों की। मिट्टी में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? तो तत्वों में 5 प्रकार लेते हैं। कितने प्रकार लेते हैं? 5। कौन कौन से हैं? एक तो है सैल मलबा। सैल मलबा, सैल मलबा का मतलब जनेकीय पदार्थ। जनेकीय पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलके बनती है। मिट्टी इन 5 तत्वों से ही मिलके बनती है। पहला तो कौन सा है? सैल मलबा, जिसको हम जनेकीय जो पदार्थ है उनको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थ। खनिज भी इसमें मिलते हैं। खनिज पदार्थ,
जितने प्रकार के खनिज हैं वो सारे की सारी मिट्टी में दबे हुए हैं, मिट्टी को बनाने में अपना हाथ रखते हैं। तीसरा है ह्यूमस यानी कि वनस्पति, ह्यूमस उपजाऊपन, ठीक है। और चौथा हम बात करें तो मृदा जल है, मृदा जल। और पांचवा अगर हम तत्वों की बात करें तो मृदा वायु है। कौन सा है? मृदा वायु। ये 5 तत्व हैं जिसमें मूल तत्व तो कौन से हैं? मूल तत्व तो ये 3 है। मूल तत्व कौन से हैं? मिट्टी को बनाने में मलबा है, सेल खनिज पदार्थ है, ह्यूमस है। इन तीनों के कारण मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो मुख्य है। मृदा जल और मृदा वायु ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृदा जो रंध्र होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी में जो कण होते हैं उनके बीच वाले गैप को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। इन रंध्रों से होकर के ही इस मिट्टी में क्या रहता है? जल रहता है, जो कि इसमें यहाँ भरा रहता है मिट्टी के अंदर, धरातल में, ठीक है। इनके अंदर कैद रहता है इन 2 तत्वों के बीच में। इन रंध्रों में जल भी होता है और वायु भी होती है, मिट्टी में वायु भी होती है। तो इनके अंदर ये 5 तत्व जो होते हैं जिसके कारण मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करें तो भारतीय मृदा के जो वर्गीकरण है उसकी चर्चा करते हैं। ये तो हो गए इसके तत्व है, और कारक हो गए, इसके निर्माण करने वाले कारकों की बात कर ली हमने, और इसके तत्वों की बात कर ली, ठीक है। अब करते हैं इसके वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण में बहुत सारे विद्वान थे, जिसके अंदर 1893 में वायलकर है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश भूआकृति विज्ञानी था, जो कृषि विज्ञानी था। कौन सा? 1893 में वायलकर, इसने मिट्टियों का वर्गीकरण किया। 1893 में वायलकर। उसके बाद में मिट्टियों का जो वर्गीकरण 1898 में लीदर महोदय था। 1898 में एक महोदय आया था, लीदर। इन्होंने भी मिट्टियों का वर्गीकरण किया। और 1993 में D.L. वाडिया आया था, 1953 में D.N. वाडिया या एल वाडिया, इन्होंने मिट्टियों का वर्गीकरण किया। 1893 में किसने किया? वायलकर ने किया। 1898 में लीदर महोदय ने किया। और 1953 में किसने किया? D.L. वाडिया ने किया। फिर अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि संगठन है, उन्होंने 1956 में प्रस्तुत किया मिट्टी का वर्गीकरण। अखिल भारतीय मृदा संगठन, इन्होंने भी यहाँ पे मिट्टी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया भारत के लिए, ठीक है, 1956 में। उसके बाद 1963 में ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी जो भारतीय यहाँ पे परिषद है मिट्टी की, यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके अनुसार 7 प्रकार की, किसके द्वारा? SP चटर्जी, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ मिट्टी के 7 प्रकार बांटे गए थे, ICAR का। फिर इसने फिर संशोधन किया और 1986 में 8 प्रकार व 27 उप प्रकारों में बांटा। इसका वर्गीकरण बहुत सारे विद्वानों ने किया, इसमें संशोधन भी बहुत हुए हैं। सबसे पहले 1893 में वायलकर महोदय ने वर्गीकरण किया मिट्टियों का कि किस किस प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है, भारत में भी है, विश्व में भी है। 1898 में लीदर नाम का एक महोदय था, उन्होंने यहाँ पे मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1953 में D.L. वाडिया था, D.N. वाडिया आई, ठीक है, D.N. वाडिया, इन्होंने यहाँ मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर 1956 में अखिल भारतीय मृदा संगठन जो था, उन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर 1963 में ICAR है, उसमें SP चटर्जी महोदय था, उन्होंने भी यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में यहाँ पे वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें 7 मुख्य प्रकार बताए,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1986 में संशोधन करके ICAR के द्वारा ही यहाँ पे मुख्य रूप से 8 प्रकार और 27 उसके गुण जो गौण है प्रकार हैं उप भाग हैं जिसके उसको बताया। तो यहाँ पे हमने इन चर्चा की है। अब इसकी बात करेंगे। ICAR में जो 8 मुख्य प्रकार हैं और इसके 27 उप मुख्य प्रकार हैं उनको आप लिख लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करते चले जाना। क्या नोट करोगे? 1986 के अनुसार इसके 8 मुख्य प्रकार व 27 उप प्रकार किसके अनुसार? ICAR के अनुसार, ठीक है। कौन कौन से प्रकार हैं वो देख लेते हैं। इसके मुख्य प्रकार तो 8 हैं। मुख्य प्रकारों की चर्चा करें तो मुख्य प्रकार तो कितने हैं? 8 प्रकार ICAR के अनुसार। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। पहला प्रकार है लाल मिट्टी। कौन सा प्रकार है? लाल मिट्टी। दूसरा प्रकार देखें इसकी तो काली मिट्टी। कौन सा है? काली मिट्टी। तीसरा अगर बात करें तो तीसरे प्रकार में है यहाँ पे, तीसरे में लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। और चौथा प्रकार हम बात करें यहाँ पे तो हल्की काली। हल्की काली व दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, ठीक है। पांचवें प्रकार की बात करें तो क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी। और अगले प्रकार की बात करें तो यहाँ पे है कांप मिट्टी। कांप मिट्टी। और अगला प्रकार है इसका रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी। और आठवां प्रकार देखें तो वनों वाली मिट्टी। वनों वाली मिट्टी। ये ICAR के अनुसार मुख्य 8 प्रकार हैं। यहाँ पर इन प्रकारों की चर्चा की है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट, हल्की काली व दलदली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, कांप मिट्टी, रेतीली मिट्टी और वनों वाली मिट्टी। इन मिट्टियों को आप याद कर लोगे। ये ICAR के अनुसार मुख्य 8 भाग हैं, ठीक है। जो अब पढ़ेंगे वो तो 8 अलग हैं। अब जो वर्तमान में 8 प्रकार हैं वो इनका ही रूपांतरण। जैसे यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं 6 प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? 6 प्रकार की मुख्य। एक तो जलोढ़ पढ़ते हैं, लाल पढ़ते हैं, काली पढ़ते हैं, लेटेराइट पढ़ते हैं, पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ते हैं, क्षारीय लवणीय मिट्टी पढ़ते हैं, दलदली मिट्टी पढ़ते हैं। ये 8 प्रकार अब पढ़ते हैं वर्तमान में। इसमें भी संशोधन किया गया है। तो इन्हीं 8 प्रकारों को हम 2 से नामों से जानेंगे, जिसमें जलोढ़ भी है, लाल है, काली है, लेटेराइट है, पर्वतीय मरुस्थलीय और लवणीय क्षारीय और दलदली मिट्टी, ठीक है। तो इन 8 प्रकारों की हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मुख्य रूप से 8 प्रकार तो ये हो गई। इसके बाद हम इसके गौण प्रकार देखते हैं 27 कौन कौन से। इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पे इसके गौण प्रकार हैं 27, वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ले, यहाँ पे 1 नंबर पे तो कांप मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कांप। दूसरी बात करें तो अधिक चूर्णायुक्त। अधिक चूर्णायुक्त कांप। तीसरे प्रकार में लें तो यहाँ पे तटीय कांप। तटीय कांप। चौथा है डेल्टाई कांप। डेल्टाई कांप। अगला प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है डेल्टाई कांप के बाद में 5वां यहाँ पर नमकीन व क्षारीय कांप। क्षारीय कांप। अगला प्रकार है इसका मरुस्थलीय। मरुस्थलीय। 7वां प्रकार है इसका गहरी काली। गहरी काली, ठीक है। यहाँ पे बात करें 8वें प्रकार की तो 8वां प्रकार है मध्यम काली। मध्यम काली। और 9वां प्रकार है इसका
छिछली काली, छिछली काली। ठीक है। अगली मिट्टी की बात करें तो नमक व क्षार युक्त काली, नमक व क्षार युक्त काली। ठीक है। अगली बात करें अवर्गीकृत काली, कौन कौन सी हो गई? कांप हो गई, अधिक चूनायुक्त कांप हो गई, तटीय कांप हो गई, डेल्टाई कांप हो गई, नमकीन व क्षारीय मृदा हो गई, मरुस्थलीय हो गई, गहरी काली हो गई, मध्यम काली हो गई, छिछली काली हो गई, नमक व क्षार युक्त काली, अवर्गीकृत काली। ठीक है। 12वां प्रकार है इसका मिश्रित अगली मिट्टी है मिश्रित लाल व काली, लाल व काली। 13वां प्रकार है इसका लाल, लाल मिट्टी। 14वां प्रकार है लाल पथरीली मिट्टी। ठीक है, लाल पथरीली। अगला प्रकार लें तो लाल पीली, लाल पीली मिट्टी। ठीक है। अगले प्रकार की बात करें तो लेटेराइट, लेटेराइट। अगला प्रकार है इसका लेटेराइट व लेटोराइट, व लेटोराइट। और अगला प्रकार है इसका इसमें पतझड़, पतझड़ वनों वाली, वनों वाली भूरी मिट्टी। नेक्स्ट है प्रकार इसका भूरी मिट्टी। अगला प्रकार है इसका भूरी के बाद में पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी। और 21वां प्रकार है पोडजोल, पोडजोल। पोडजोल के बाद में अगली बात करें 22 नंबर पे तो यहाँ पे है वनों की लेटेराइट, वनों की लेटेराइट। ठीक है। फिर अगली बात करें 23 नंबर पे तो तराई की, तराई की, तराई की पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। और अगली बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे पर्वतीय जो चारागाहों की मिट्टी है, पर्वतीय चारागाहों की मिट्टी। और अगली बात करें 25 नंबर पे तो पीट मिट्टी है। और 26 और 27 में हम बात करें तो अन्य मिट्टियाँ, अन्य मिट्टियों में कोई भी आ सकती। ठीक है। ये प्रकार किए गए हैं 27। कौन कौन से किए गए हैं यहाँ पे देखना, 27 उप प्रकार हैं इन मिट्टियों के, तो आप इनको ध्यान में रखना। ठीक है, आपको नोट करने हैं। सबसे पहले कांप मिट्टी है, अधिक चूनायुक्त कांप है, तटीय कांप है, डेल्टाई कांप है, नमकीन व क्षारीय कांप है, मरुस्थलीय है, गहरी काली है, मध्यम काली, छिछली काली, नमक व क्षारयुक्त काली है। यहाँ पे वर्गीकृत काली मिट्टी है। यहाँ पे मिश्रित लाल व पीली मिट्टी है। लाल है, लाल पथरीली मिट्टी है, लाल पीली है, लेटेराइट है, लेटेराइट व लेटोराइट है। यहाँ पे पतझड़ वनों वाली भूरी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ पे पोडजोल प्रकार की मिट्टी है। फिर यहाँ पे वनों से लेटेराइट मिट्टी भी है। यहाँ तराई की पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ पर इस क्षेत्र में पर्वतीय चारागाहों की मिट्टी है, पीट मिट्टी है और अन्य मिट्टियाँ। ये 27 उप प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चाएं हम मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे 8 प्रकारों, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। और ठीक है, 3 हो गई, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। उसके बाद पढ़ेंगे हम पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी और मृदा जो पीट मृदा है या दलदली प्रकार की मृदा है जिसको ज्वारीय मिट्टी बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 8 प्रकार। तो इनकी डिटेल से हम एक एक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।